नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ प्लस, जिसमें कि आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं डॉक्टर आशुतोष सयाना से, जो कि प्रिंसिपल हैं दून मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ पर प्राचार्य के तौर पर आए हैं। कितना वक्त हो गया आपको ज्वाइन किए हुए यहाँ पर? मुझे लगभग 1.5 महीने हो गए हैं और मुझे यह जिम्मेदारी मिली। इससे पहले मैं एक निदेशक चिकित्सा शिक्षा के रूप में काम कर रहा था और यह मेडिकल, क्योंकि नया मेडिकल कॉलेज है और ये तीसरा वर्ष चल रहा है और अभी इसमें 2-3 बैच और आने हैं और इसके बाद इस मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलनी है और यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर वर्ष इस मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलवाने की और हर वर्ष नए स्टूडेंट्स को 150 स्टूडेंट्स को अनुमति दिलाने की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं? हर वर्ष 150 स्टूडेंट्स को, बॉयज़ और गर्ल्स, इन दोनों को जो है एडमिशन नीट परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। जी, चुनौतियाँ किस तरीके की देखते हैं आप? मेडिकल कॉलेज और दून अस्पताल दोनों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो कितना चुनौतीपूर्ण है ये? मैडम, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज, इसमें यह व्यवस्था है कि दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो मेडिकल कॉलेज में जितने भी एडमिशन स्टूडेंट्स लेते हैं और MBBS की जो पढ़ाई करते हैं उनकी जिम्मेदारी है, और दूसरा अस्पताल, जो कि राज्य में यह एक तृतीय स्तर का अस्पताल है। इसमें जितने भी मरीज पहाड़ों से, दूर दराज से और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों से यहाँ पर रेफ़र किए जाते हैं और उनका आधुनिक उनको चिकित्सा उपचार दिया जाने का एक हमारा जो एक लक्ष्य होता है, उसको भी पूरा करना होता है। आप जब यहाँ आए, आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आपने दून अस्पताल का दौरा भी किया होगा, तो किस तरीके की अव्यवस्थाएं आपको वहाँ पर देखने को मिली? मैं ये कहना चाहूँगा कि दून अस्पताल एक बहुत पुराना अस्पताल है और स्वतंत्रता से पहले से यह अस्पताल चल रहा था। और क्योंकि यह अस्पताल पहले एक द्वितीय स्तर का अस्पताल, जिसको कि जिला अस्पताल का नाम से जाना जाता था, और द्वितीय स्तर के जो अस्पताल हैं और उनको हमारा एक जो है यह चुनौती जो है यह थी कि उसको तृतीय स्तर के अस्पताल के रूप में इसको बनाने की। तो इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने की सबसे बड़ी चुनौती, और इस प्रकार हम जो है इस चुनौती को पूर्ण करने में जो है हम लगे हैं। और इसमें कई उपचार ऐसे हैं कि जिन्हें हमने शुरू किया है, और कई ऑपरेशंस ऐसे हैं और कई सुविधाएं ऐसी हैं, जैसे कार्डियोलॉजी की सुविधा, जो कि पिछले 3 हफ्तों से जो है शुरू हो चुकी है, और कई ऑपरेशंस जो कि दूरबीन के द्वारा की जाती हैं, वो भी हमने शुरू करी हैं। अव्यवस्थाओं की बात करेंगे, क्योंकि दून अस्पताल, जैसा आपने कहा, बहुत पुराना अस्पताल है और वहाँ पर पूरे उत्तराखंड के जो है लोग वहाँ पर आते हैं अपने इलाज के लिए। तो किस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी चाहिए, किस तरीके से, जिससे कि हर आने वाले मरीज को अच्छा इलाज वहाँ पर मिले, उसके लिए किस तरीके की सोच रखते हैं आप? देखिए, इसमें मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मरीज़ जो है वहाँ पे आते हैं, उनकी अपेक्षाएं अत्यधिक हैं और एक मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के तौर पर भी इसमें सुविधाएं होनी चाहिए। अभी हमारा जो लक्ष्य है, हम 1 साल के अंतर्गत 9 ऑपरेशन थिएटर हम शुरू करने जा रहे हैं और कम से कम 5 ICU, कम से कम 5-5 बेड के अलग अलग विभागों के, बच्चों का अलग और श्वास रोग का अलग, सर्जरी का अलग, ट्रॉमा का अलग, बर्न का अलग, इन ICU को हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा कई ऑपरेशंस हैं जो कि आमतौर पर छोटे अस्पतालों में नहीं हुआ करते थे, जिला अस्पताल में नहीं होते हैं, उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और
कई सुपर स्पेशलिटी की जो भी सुविधाएं हैं, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, न्यूरोसर्जरी, इनको भी हम जल्दी से जल्दी आधुनिक उपचार के रूप में हम इसको स्थापित करेंगे। जो बच्चे आपके यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके साथ जो दून अस्पताल आप देख रहे हैं, किस तरीके की कार्य पद्धति है दून मेडिकल कॉलेज और दून अस्पताल की, ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए मैडम, मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम जितने भी MBBS स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक डॉक्टरी शिक्षा, जो चिकित्सकीय शिक्षा है, उसको हम प्रदान करें। यहाँ पे लेक्चर थिएटर्स हैं कॉलेज परिसर में, यहाँ पे लैब हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी हैं, संपूर्ण पढ़ाई के साधन यहाँ पे मौजूद हैं। दून अस्पताल में ये स्टूडेंट्स सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक और अपनी प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए जाते हैं। वहाँ पर अपने जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके अंतर्गत रोगियों को देखते हैं और किस तरीके से रोगियों का उपचार किया जाता है यह सीखते हैं। और इस प्रकार से यह इनकी शिक्षा फाइनल ईयर तक 4.5 वर्ष का जो यह कोर्स होता है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है। यह प्रक्रिया, यह शिक्षा उनकी विधिवत इसी रूप में चलती रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे डॉक्टरी यहाँ पर कर लेते हैं उसके बाद या तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं या फिर वो बाहर जा कर के अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हमारी सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई है, या जब वो बच्चे मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो उनको क्या इस तरीके का कोई बॉन्ड साइन कराया जाता है कि यहाँ पर शिक्षित होने के बाद उनको अपने स्टेट में ही सर्व करना है कुछ समय के लिए, ऐसा कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, क्योंकि यह एक राजकीय मेडिकल कॉलेज है और राज्य की यह प्राथमिकता है कि राज्य के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जब भी पास होकर के ये डॉक्टर बने तो अपने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ पे सेवाएं प्रदान करें। इसलिए राज्य सरकार ने बॉन्ड की व्यवस्था एक कायम की है, जिसमें सबसे कम फीस रखी है। लगभग 50,000 रुपये में प्रतिवर्ष फीस में इनको शिक्षाएं दी जाती है, ताकि यह बच्चे अपने पास होने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में, दूरस्थ स्थानों में सेवाएं दे सकें। तो यहाँ से मेडिकल करने के बाद बच्चे जो हैं दूरस्थ जो स्थान है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ पे जाने के लिए डॉक्टर बिल्कुल राजी नहीं होता, तो क्या ये वाली जो कहावत है इसको किस तरीके से आप झूठा साबित करेंगे? आपको लगता है कि जो हमारे डॉक्टर यहाँ तैयार होंगे वो पहाड़ों में जाने की इच्छा रखेंगे? बिल्कुल, हम इन सभी स्टूडेंट्स में एक उनकी प्रतिबद्धता, एक इस प्रोफेशन के, चिकित्सकीय एक पेशे के, इसमें हम उनके जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं। और अभी हमने एक वाइट कोट सेरेमनी एक शुरू करी है और ये अपनी तरीके का एक नया एक परंपरा है। इस परंपरा के तहत उनको एक प्रतिज्ञा दिलाई है कि वो एक समाज की सेवा करें और रोगियों की सेवा करें, और जिस तरीके की भी जो है समाज को उनकी ज़रूरत है, उम्मीदें हैं, उस पर कायम रखें। और किस तरीके की व्यवस्थाएं आप बीइंग अ प्रिंसिपल आप चाहेंगे कि आपके इस मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए? इस मेडिकल कॉलेज में अभी जैसा कि मैंने बताया काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और हर वर्ष नई ज़रूरतें महसूस हो रही हैं, और चरणबद्ध रूप से हमने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। और पहले चरण में जो हमने सोचा है कि हम संचार व्यवस्था को एक सुदृढ़ करें और समस्त स्टूडेंट्स के बीच, फैकल्टी के बीच और स्टाफ के बीच जितने भी जो है संचार हो, वो एक चिट्ठी, पत्र, डाक के माध्यम से ना हो करके ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, ताकि कम समय में अधिक उपयोगी जानकारी एक दूसरे को शेयर कर सकें। यह हमारा जो है प्रयास हमने यह शुरू कर दिया है। इसके बाद हम चाहेंगे कि और हमारे स्टूडेंट्स अन्य कॉलेजों के साथ अपनी पारस्परिक जितने भी जो है नॉलेज को गेन करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करें। यह हमारा दूसरा लक्ष्य है। उसके लिए किसी तरह के कोई कार्यक्रम आप लोग निर्धारित कर रहे हैं आगे आने वाले समय में? अभी शुरुआत में
हमने इन स्टूडेंट्स को जोधपुर एम्स में भेजे जाने का जो है हमने संकल्प लिया है और मार्च में जो है हम एक टीम को भेज रहे हैं। वहाँ पर उन स्टूडेंट्स से जो एम्स जोधपुर में हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनके साथ उनके गेम्स होंगे और कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे जो है करेंगे। और यह जो परंपरा जो शुरू करी है, इससे बच्चों में आपस में जो है एक प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो एक विकसित होगी। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी इस तरीके के खेल कूद आयोजित करके। क्या कुछ और रचनात्मक कार्यक्रमों का भी आयोजन आपके माध्यम से इस मेडिकल कॉलेज में कराने की व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं? अभी हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू कर दी है और हमारे जो दोनों हॉस्टल हैं वहाँ पे हम जिम और इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स की व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स को समय समय पर हमने कुछ एक समय सारणी बनाई है कि किस प्रकार वो खेल कूदों में प्रतिभाग करें, किस प्रकार वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें और डिबेट के कार्यक्रम और कई एक्स्ट्रा करिकुलर कार्यक्रम जैसे फोटोग्राफी, पेंटिंग, हम उनको जो है इस तरफ उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी, उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि रचनात्मकता होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। और डॉक्टर का प्रोफेशन अपने आप में इतना तनावपूर्ण है और बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी वाला है कि आपके हाथ में एक बहुत सारे मरीजों की जान आपके हाथ में होती है, तो उसके लिए आपको तनाव मुक्त होना भी ज़रूरी है। तो क्या ये तमाम चीज़ें सोच करके आप इस तरीके की व्यवस्थाएं कर रहे हैं या कुछ और? जी हाँ, बिल्कुल। जो मेडिकल की जो पढ़ाई है एक सबसे टफ जो है एक पढ़ाई मानी जाती है। 4.5 साल का कोर्स होता है और हर 6 महीने में एक जो टर्मिनल होते हैं, कई परीक्षाएं होती हैं और इन्हीं व्यस्त इनके पाठ्यक्रम के बीच में वो किस तरीके से जो है स्टूडेंट समय निकाल सकें। और हमने जो है समय सारणी का निर्धारण कर लिया है और चाहे वो क्लास शुरू होने से पहले सुबह के टाइम हो या बीच में हो या सायंकाल में हो, हमने जो है इनकी व्यवस्थाएं जो है इस तरीके से जो है हमने निश्चित किए हैं। और शीघ्र ही हम एक प्रातः 7 बजे से लेकर 8 बजे तक योगा क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास जो नए सुझाव आएंगे और स्टूडेंट्स के कल्याण के लिए वो हम लागू करेंगे। इंटरैक्शन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। क्या किसी तरह के कोई इंटरैक्शन कोर्सेज भी आप शुरू करने जा रहे हैं? जब आप सर्जरी करते हैं, किस किस तरीके की परेशानियां या किस किस तरीके की चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं? देखिए, मैं एक सर्जन के तौर पर भी मैंने यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं सर्जरी विभाग में प्रोफेसर भी हूँ। और स्टूडेंट्स को सर्जरी के जो गुर जो सिखाने होते हैं उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और किस तरीके से नई विधाओं से, नई टेक्निक से कौन से जो है ऑपरेशन करने चाहिए, मैं उनको ऑपरेशन थिएटर में सिखाता हूँ। और अभी देखा है मैंने कि कुछ उपकरण वहाँ पे ख़राब थे, तो जल्दी हमने उनको कुछ ही समय में जो है उनको ठीक करके और नई एडवांस आधुनिक सर्जरी भी हमने शुरू कर दी है। और अब हमारी यह कोशिश होगी कि हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से कि जो भी बाहर के बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल संस्थान हैं, जैसे एम्स है, वहाँ से टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को सर्जरी की कई तकनीक सिखाएंगे। और इसके बाद जो है हमारा जो है यह लक्ष्य होगा कि विदेश के किसी भी चिकित्सा संस्थान से भी हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्टूडेंट्स को कुछ सिखा सकें। देखिए, यहाँ पर मूलतः यह MBBS का पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए यह मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है और इसके बाद हमारा यह लक्ष्य है कि MD MS का जो है पाठ्यक्रम है, जो 3 साल का कोर्स होता है जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार होते हैं, उसका भी हमें मेरा यह लक्ष्य है कि 1 साल के अंतर्गत इसमें भी मैं कुछ पहल करूं और ताकि हमारे राज्य को विशेषज्ञ चिकित्सक भी जो है प्राप्त हो सकें। इसके अलावा
हम छोटे छोटे जो है कोर्सेज 1 महीने 2 महीने 6 महीने के कुछ कोर्सेज, जिसमें कि हम कोई भी चिकित्सक किसी भी अपनी विधा को अपने विकसित करना चाहता है तो यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये बात तो हुई दून मेडिकल कॉलेज की। अब बात करते हैं दून अस्पताल की। दून अस्पताल में अक्सर मरीजों को ये शिकायत रहती है कि जब वो वहाँ पर सीटी स्कैन के लिए जाते हैं या किसी विशेष चिकित्सा के उसके लिए जाते हैं तो उनको वहाँ पर वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई बार जो है हमारी जो मशीनें हैं वो उनमें कोई तकनीकी खामी होती है जिसकी वजह से उनको बाहर से बहुत ऐसे आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है वो लोग वहाँ पर जाते हैं, और जब उनको बाहर जाकर के ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं, उस पर क्या कभी अब आने वाले समय में आप कुछ करेंगे उसके लिए? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह एक बहुत पुराना अस्पताल था और जब यह मेडिकल कॉलेज बना उसमें हमें पुराने उपकरण मिले जो कि कई वर्षों से 10 साल से भी अधिक वर्षों से बहुत पुरानी मशीनें जो काम कर रही थी या अक्सर ख़राब हो जाती थी। तो हमने चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता के आधार पर और कौन से उपकरण किनकी क्या प्राथमिकता है उसके आधार पर हमने क्रय करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही एक जो ये पुरानी सीटी स्कैन मशीन जो कि केवल 2 स्लाइस का था उसके बदले हमने 68 स्लाइस का सीटी स्कैन की क्रय की प्रक्रिया शुरू कर दी और नया सीटी स्कैन एक हमारे अस्पताल में स्थापित हो जाएगा। उसके अलावा और अन्य उपकरणों की भी हमने शासन से मांग की है कि जल्दी जल्दी उन्हें भी क्रय कर लिया जाए। और एक नया प्रयोग हम यह भी करने जा रहे हैं कि बिना लागत के, बिना वित्तीय भार के, जो कि हमें वहन ना करना पड़े, हम किसी प्राइवेट संस्था के माध्यम से भी यहाँ पे उपकरण लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि एक मैमोग्राफी मैन जो कि मुझे लगता है कि करीब करीब 20-25 लाख के से कम नहीं होगा, उसको हमने किसी एनजीओ के माध्यम से यहाँ पे डोनेट करवाया और उस मैमोग्राफी मशीन से हम गांव-गांव में जा कर के और फ्री में मरीजों का इलाज करते हैं, जांच करते हैं। चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने एक मशीन जो कि एनजीओ ने आपको डोनेट की है दून अस्पताल को, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा आगे आने वाले समय में मिलेगा और जो व्यवस्थाएं अभी तक चुस्त दुरुस्त नहीं थी दून अस्पताल में वो भी आपके माध्यम से अब चुस्त दुरुस्त होंगी। स्वास्थ्य की बात हम कर रहे थे, अब हम स्वच्छता की बात करेंगे। दून अस्पताल में स्वच्छता को लेकर क्या कुछ आपने पाया, ये आपसे जानेंगे। देखिए, जो यहाँ पे जो सफाई का जो व्यवस्था थी उसको पहले से ही आउटसोर्स किया गया है और यहाँ पर एक एजेंसी है उपनल, उसके माध्यम से सफाई की जा रही है। और जब मैंने देखा कि सफाई की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं और उनको किसी भी आधुनिक विधि से नहीं किया जा रहा है, और हमने तुरंत अभी एक मशीनों से सफाई कराने की व्यवस्था शुरू करने की पहल की है, जिसमें मशीनों के द्वारा और सफाई पूरे अस्पताल परिसर में किया जाएगा। और उस एजेंसी को भी चेतावनी दी है कि सफाई की व्यवस्था हमेशा दुरुस्त रखें। चलिए, तो सफाई की व्यवस्था भी अब डॉक्टर सयाना हमें बता रहे हैं कि चुस्त दुरुस्त होगी, क्योंकि अब उन्होंने बीड़ा पूरी तरह से उठा लिया है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल स्वाइन फ्लू वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हॉस्पिटल के माध्यम से हो रही हैं? देखिए, एक बात मैं इसमें कह दूं, यह क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है और इसमें स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण वाले रोग भी चल रहे हैं और जो कि आम फ्लू होता है, और आम पब्लिक में एक दहशत का माहौल भी है कि यह कहीं स्वाइन फ्लू ना हो। तो इसके लिए हमने एक मरीजों को जागरूक बनाने का हमने एक कार्यक्रम भी किया, जिसमें हम समाचार पत्रों के माध्यम से मरीजों को जागरूक किया है कि क्या स्वाइन फ्लू के लक्षण होते हैं, और स्वाइन फ्लू की उपचार के लिए हमारे अस्पताल में वार्ड है और हमें
हमारे पास जितने भी उपकरण हैं, ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं और दवाइयाँ हैं, वो संपूर्ण उपलब्ध हैं और इसमें जो है मरीजों को संपूर्ण उपचार दिया जा रहा है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने तमाम जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने व्यस्ततम अपने समय में हमको थोड़ा सा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर सयाना के साथ हमने यहाँ पर खास बातचीत की और जाना कि दून अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में उनके आने के बाद किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं बदल रही हैं और जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ तैयार हो रहे हैं उनके रचनात्मक जो विषय हैं उनमें उनकी रुचि के आधार पर उनको कार्य दिए जा रहे हैं और वो उसको लेकर के आगे और आने वाले समय में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से अपने तनाव को किस तरह से मुक्त करेंगे। तो हेल्थ प्लस कार्यक्रम में अगली बार आपकी मुलाकात किसी और विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और आप बने रहें नेशन वन के साथ। नमस्कार।